तो इसका पहला प्रश्न है, कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, अर्थात इनके कहने का मतलब ये है कि कोहलर के अनुसार सीखना क्या था। ऑप्शन ए है ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पशु से ज़्यादा श्रेष्ठ है। ऑप्शन दूसरा है स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया। ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक कार्य और ऑप्शन डी है परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी यानी कि संज्ञानात्मक संकार्य। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करते हैं या प्रारंभ किया जाना चाहिए। पहला इसका ऑप्शन है अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। दूसरा ऑप्शन है वाक्यों के निर्माण से। तीसरा ऑप्शन है शब्दों के निर्माण से। और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि जब भी हमें कोई भाषा सीखनी है और उसको सीखना प्रारंभ करना है तो हमें अक्षरों और शब्दों के बीच साहचर्य यानी कि जोड़, एक तरह से एसोसिएशन या तारतम्यता बनानी होगी। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ए। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। ऑप्शन ए केवल विशिष्ट छात्र। ऑप्शन बी सामान्य एवं विशिष्ट छात्र। ऑप्शन सी यानी कि तीसरा ऑप्शन केवल सामान्य छात्र। और ऑप्शन चौथा बहुभाषी एवं प्रतिभाशाली छात्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा वाला, यानी कि जो समावेशी कक्षा होती है, जो इंक्लूसिव क्लास होती है, उसमें हम सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र शामिल कर सकते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन दो जो है सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। पहला ऑप्शन है नीरसता संबंधी दोष। दूसरा ऑप्शन है पठन संबंधी। तीसरा ऑप्शन है गणना संबंधी। और ऑप्शन चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है गणना दोष। इसे हम याद रखने के लिए ये कर सकते हैं कि गणित में ज़्यादातर कैलकुलेशंस होती हैं, गणनाएं होती हैं, गिनती की जाती है, और इसीलिए इसका जो ऑप्शन तीसरा है गणना संबंधी दोष, वो इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, अर्थात समावेशीकरण को सफल बनाने के लिए कौन सी चीज़ आवश्यक है। पहला ऑप्शन है क्षमता निर्माण का अभाव। दूसरा ऑप्शन है अभिभावकों की भागीदारी का न होना। तीसरा ऑप्शन है अलगाववाद। और चौथा ऑप्शन है संवेदनशीलता। इसका सही उत्तर है चौथा वाला, यानी कि संवेदनशीलता जो है समावेशीकरण की सफलता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या कह सकते हैं कि जब तक संवेदनशीलता नहीं होगी तब तक समावेशीकरण नहीं हो सकता। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संवेग का तत्व नहीं है। पहला ऑप्शन है व्यवहारात्मक। दूसरा है दैहिक। तीसरा है संज्ञानात्मक। और चौथा है संवेदी। तो संवेग का जो तत्व है वो संवेदी नहीं है, और बाद बाकी जो ऊपर के व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, ये सभी जो है संवेग के तत्व हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए ज्ञान, अनुप्रयोग, अभिबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। दूसरा ऑप्शन है मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अभिबोध, ज्ञान। तीसरा ऑप्शन है मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अभिबोध और ज्ञान। चौथा ऑप्शन है ज्ञान, अभिबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर जो है चौथा है, यानी कि ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अगला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। यानी कि जो ऑप्शन दे रखे हैं 4 ऑप्शन, इनमें से 3 जो हैं अच्छे शिक्षण की विशेषताएं होंगी और कोई सी एक जो है अच्छे शिक्षण के लिए या इफ़ेक्टिव और गुड टीचिंग के लिए विशेषता नहीं रहेगी। चलिए देखते हैं। ऑप्शन पहला है स्वेच्छाचारी। क्या अच्छे शिक्षण के लिए स्वेच्छाचारी होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है जनतांत्रिक। तीसरा ऑप्शन है सहानुभूतिपूर्ण। और चौथा ऑप्शन है वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो ये जो ऑप्शन 2, 3 और 4, अच्छा शिक्षण जो है जनतांत्रिक होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए, लेकिन स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि स्वेच्छाचारी। अब अगला प्रश्न है, अब प्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। पहला ऑप्शन विक्टर ब्रूम, दूसरा मॉस्लो, तीसरा हजबर्ग और चौथा ऑप्शन स्किनर। इसका सही उत्तर जो है पहला है
विक्टर ब्रूम के द्वारा जो है अप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, अप्रेरणा के वैसे तो कई सिद्धांत हैं लेकिन जो प्रत्याशा सिद्धांत है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, वो जो है विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, या इसे कह सकते हैं अंग्रेजी में एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, जो है किसने दिया या किस फैमिली या परिवार से संबंधित है। ऑप्शन इसका ए है व्यक्तिक, ऑप्शन बी है सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन सी है सूचना प्रक्रियाकरण और ऑप्शन चौथा है व्यवहार परिवर्जन। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान जो है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, वो सूचना प्रक्रियाकरण का है। जबकि जो भी व्यक्ति इस पेपर को हल करके आया है उसने ऑप्शन ए लगाया है, शायद इसका वो सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सूचना प्रक्रियाकरण। अगला प्रश्न है कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। कौशलों के स्थानांतरण के लिए यानी कि यदि कोई कौशल किसी व्यक्ति ने सीखा है और उसका हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसके लिए क्या ज़रूरी है। कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। ऑप्शन दूसरा है रेखीय अभिक्रमण, ऑप्शन तीसरा है सांख्यिकीय अभिक्रम और ऑप्शन चौथा है तैयारी एवं अर्जन। इसका उत्तर हो जाएगा पहला वाला। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र नहीं है। कठिन से सरल की ओर, ऑप्शन बी यानी दूसरा ऑप्शन अनिश्चित से निश्चित की ओर, तीसरा दृश्य से अदृश्य की ओर, चौथा निगमन से आगमन की ओर। तो जो ऑप्शन 1, 2 और 3 जो हैं वो सूत्र हैं और चौथा है निगमन से आगमन की ओर, वो जो है कोई सूत्र नहीं है, क्योंकि निगमन अपने आप में एक सूत्र है और आगमन अपने आप में सूत्र है, लेकिन निगमन से आगमन की ओर कोई सूत्र नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें नहीं है पूछा है, चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं है। 13वां प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद कौन सा होता है। पहला है प्रतिपुष्टि, दूसरा है शिक्षण, तीसरा है योजना और चौथा है प्रस्तावना। जो पेपर करके आया है इस पेपर को उसने प्रस्तावना लगाया है, ये गलत है। इसका सही उत्तर है योजना, क्योंकि जब भी हम माइक्रो टीचिंग साइकिल अपनाते हैं या माइक्रो टीचिंग करते हैं तो सबसे पहले हम योजना बनाते हैं किसी काम के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन तीसरा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। ऑप्शन पहला है पृथक्करण, दूसरा है अनुप्रयोग, तीसरा है तुलना और चौथा है अन्वेषण। इसका सही उत्तर है चौथा, अन्वेषण जो है अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है शैक्षिक के सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, यानी कि हम शैक्षिक सुधार करना चाहते हैं तो उसमें प्रभावी विकेंद्रीकरण के लिए क्या क्या चीज़ें जो नीचे आपके दिए गए हैं ऑप्शन वो सही हैं। एक से ज़्यादा इसके उत्तर सही हैं। पहला है जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, दूसरा है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, तीसरा है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो उसका ए, बी और सी तीनों ही सही हो जाएंगे। तो ए, बी, सी जब तीनों ही कथन सही हैं तो इस तरह से अगर हम इन्हें विकल्प में देखें तो ऑप्शन जो चौथा है उस चौथे ऑप्शन में आप देखेंगे कि तीनों ही ए, बी, सी कथन दे रखे हैं। तो इस तरह से इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, यानी कोई छात्र पढ़ रहा है उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्नलिखित में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। दृष्टि संवेदना, दूसरा स्पर्श संवेदना, तीसरा ध्वनि संवेदना, चौथा प्रत्यक्षण संवेदना। बिल्कुल सरल है कि जब किसी को नाम लेकर यानी आवाज़ लेकर बुलाया है तो दूसरी तरफ से ही आवाज़ से ही जो है अपनी अनुक्रिया स्पष्ट करेगा। तो इस तरह से जो ऑप्शन तीसरा है यानी ध्वनि संवेदना वो सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। प्राक यानी कि पर ऑपरेशनल स्टेज जो है क्या है। जन्म से 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल और 5 से 8 साल। इसका जो ऑप्शन सी है 2 से 7 साल जो है प्राक संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है, क्योंकि 0 से 2 साल के लिए सेंसरी मोटर होती है
और 2 से 7 के लिए प्राक वाली होती है। तो इसका ऑप्शन जो है तीसरा जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? बाद की अवस्था की बात कर रहे हैं, ये बाद की बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को मोटे तौर पर इन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं हम, प्रारंभिक बाल्यावस्था और बाद की बाल्यावस्था। तो बाद की जो बाल्यावस्था होती है उसमें क्या नहीं होता है? भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति और काल्पनिक भयों का अंत। तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन है, भविष्य की योजना की सूझबूझ, ये जो है बाद की बाल्यावस्था में नहीं होती है, ये किशोरावस्था की विशेषता होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा है पहला वाला, भविष्य की योजना की सूझबूझ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? पहला है पावलोव, दूसरा है बिने, तीसरे हैं चौमास्की, चौथे हैं मास्लो। तो आपको पता होना चाहिए, जो पावलोव हैं वो अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं, बिने महोदय बुद्धि के विकास से संबंधित है, और मास्लो आवश्यकता का सिद्धांत है इनका, जबकि तीसरा वाला चौमास्की जो है वो भाषा विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? ए है संज्ञानात्मक अधिगम, बी है अधिगम के प्रयास और भूल सिद्धांत, तीसरा है संकेत अधिगम और चौथा है स्थान। तो ये लगभग सभी जानते हैं कि जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने प्रयास और त्रुटि या प्रयास और भूल के द्वारा अपने अधिगम के सिद्धांत को जो है नाम दिया था। तो ऑप्शन इसका जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम के प्रयास त्रुटि सिद्धांत। अगला प्रश्न है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग और विलंब विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए है 16 से 19 साल, और ऑप्शन दूसरा है 3 से 6 साल, तीसरा है 8 से 10 साल, और चौथा है 16 से 19 साल। इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा है, क्योंकि जो गिरोह अवस्था या गैंग एज जिसे बोलते हैं वो उत्तर बाल्यावस्था की एज होती है, बाल्यावस्था के दौरान। और बाल्यावस्था जो होती है वो नॉर्मली 6 से 12 वर्ष के लगभग 12 वर्ष तक की अवस्था जो होती है बाल्यावस्था होती है। तो बाल्यावस्था में अगर हम देखें, पहला ऑप्शन और लास्ट वाला ऑप्शन ये किशोरावस्था के हैं, और दूसरा वाला ये शैशवावस्था का है। बाल्यावस्था के हिसाब से बिल्कुल जो फंसने वाला सही है वो तीसरा ऑप्शन फंस रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो तीसरा, यानी कि 8 से 10 साल जो एज है वो गैंग एज मानी जाती है। अगला है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला है औपचारिक संक्रियावस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियावस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियावस्था, और चौथा है संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो इसकी जो ऑप्शन तीसरा है मूर्त संक्रियावस्था, ये जो है तीसरी होती है। पहली जो है संवेदी गामक होती है जो सबसे लास्ट में दे रखी है। दूसरी जो है पूर्व संक्रियावस्था होती है जो दूसरे नंबर पे दे रखी है, और तीसरी मूर्त संक्रियावस्था होती है जो तीसरे नंबर पे ही दे रखी है। चौथी या अंतिम जो है फॉर्मल ऑपरेशनल होती है जो पहले नंबर पर दे रखी है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, या फिर तीसरा वाला मूर्त संक्रियावस्था जो है तीसरे नंबर पर होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा कारक है जो सीखने में सहायता नहीं करता है? पहला है अधिगम की इच्छा, दूसरा है प्रेरणा, तीसरा है रुचि, और चौथा है विषय वस्तु का स्वरूप। तो सीखने के लिए जब तक व्यक्ति की इच्छा नहीं होगी नहीं सीख सकता, यानी कि अगर इच्छा है तो सीखने में सहायक होगा, मोटिवेशन भी और रुचि भी। जबकि जो विषय वस्तु का स्वरूप है वो इस प्रश्न के हिसाब से, वैसे तो ये भी सीखने में मनोवैज्ञानिक मतलब सहायता देता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है ये। ऑप्शन जो है चौथा हो जाएगा इसका, विषय वस्तु का स्वरूप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? कौन सा सामाजिक मूल्य? पहला है सहायतापरक व्यवहार, दूसरा है प्राथमिक लक्ष्य, तीसरा है मूल प्रवृत्ति, और चौथा है आक्रामकता की आवश्यकता। तो इसका सही उत्तर है पहला वाला ऑप्शन, सहायतापरक व्यवहार।
पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? इसका ऑप्शन पहला है स्वतः शोध, दूसरा है एल्गोरिथम, तीसरा है मानसिक वृत्ति, चौथा है प्रक्रियात्मक स्थिरता। तो इसका सही उत्तर है स्वतः शोध, जो है पश्च अन्वेषण यानी कि पीछे खोज करना या और साधन साक्ष्य जो है वो स्वतः शोध के उदाहरण हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला। अगला प्रश्न है सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो प्रश्न था 2018 में विवादित प्रश्न था। हालांकि कुछ जगह पर इसका उत्तर ऑप्शन सी माना गया था एबिंगहॉस के लिए, और कुछ जगह कुछ और भी दे रखा था गेट्स वगैरह, इसलिए ये विवादित प्रश्न था और सभी के लिए नंबर दिए गए थे जो भी लगा कर आए थे लोग। वैसे इसका सही उत्तर इस प्रश्न में पहले जो आंसर की आई थी उसमें एबिंगहॉस को ही माना गया था, लेकिन संशोधित उत्तर की में बाद में सभी के लिए कॉमन अंक दे दिया गया था। तो पहली वाले के हिसाब से देखेंगे तो हम एबिंगहॉस लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि सबके लिए नंबर इसमें बाद में दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ऑप्शन बी अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी तीसरा ऑप्शन प्रभाव का नियम और ऑप्शन डी तत्परता का नियम। तो अभ्यास, प्रभाव और तत्परता का नियम जो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इफेक्ट और रेडीनेस, यानी बाद के 3 जो नियम हैं वो सभी थॉर्नडाइक के हैं, जबकि पहला वाला साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम ये इनका जो है प्राथमिक नियम नहीं है। हालांकि है ये इन्हीं का नियम, लेकिन प्राथमिक नहीं है, ये सेकेंडरी माना जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पहला वाला। चलिए अगला प्रश्न है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? पहला है तर्क, दूसरा है व्यवहार, तीसरा है चिंतन और चौथा है मोटिवेशन। जो भी व्यक्ति इस पेपर को हल करके आए हैं उन्होंने अपना उत्तर 3 लगाया है, जो कि सही नहीं है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है वो व्यवहार पर बल देता है, इसलिए इसका उत्तर बी जो है यानी दूसरा वाला सही है। अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? पहला है समीपस्थ अनुबंधन, दूसरा है नैमित्तिक, तीसरा है प्राचीन और चौथा है चिन्ह। इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा है नैमित्तिक या इंस्ट्रूमेंटल। तो इस तरह से इसका सही उत्तर दूसरा नैमित्तिक, इंग्लिश में इसका इंस्ट्रूमेंटल, ये वाला। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? नंबर 1 है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। नंबर 2 है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। नंबर 3 है अधिगम प्रणाली की अभिवृद्धि है। और नंबर 4 है अधिगम एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। तो बाद के जो 3 हैं वो सभी विशेषताएं हैं अधिगम की, जबकि पहली वाली जो है नहीं है, क्योंकि अधिगम को हम देख नहीं सकते। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला वाला, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। तो ये यूपी टेट 2018 का पहला वाला पोर्शन जिसे बाल विकास से संबंधित है वो